72 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला। अब इस मामले को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि किसी को न्याय के लिए अगले जन्म का भी इंतजार करना पड़ सकता है। अब इस खबर के बारे में तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन भारत में इस समय एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और सवाल यह है कि सबसे बड़ा कौन, संविधान या फिर संसद? अब सुप्रीम कोर्ट से जाकर पूछेंगे तो वो तो यही बताएगी कि संविधान बड़ा है और यही सारे लोग मानते भी हैं। लेकिन फिर यह सवाल भी खड़ा होता है कि जिस संविधान को आप बड़ा बता रहे हैं, उसी संविधान ने तो संसद को संविधान के भीतर संशोधन का अधिकार दे दिया है। लेकिन फिर यहां एक और सवाल खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद के संशोधन के अधिकार पर पहरा लगा दिया है, जानते ही हैं आप। तो अब फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि सबसे बड़ा कौन, संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट? देखिए सवाल कैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब दोनों से पूछेंगे तो फिर तो यही जवाब देंगे ना दोनों कि भैया हम बड़े नहीं हैं, बड़ा तो संविधान है और हम तो संविधान के दायरे में ही बंधे हुए हैं और चेक एंड बैलेंस की स्थिति में ही हम काम करते हैं। लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा होता है कि संविधान में क्या लिखा है या क्या लिखा जाएगा, इसकी व्याख्या कौन करेगा? देखिए सवालों की श्रृंखला पैदा हो रही है और इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट बताकर सारी शक्तियां अपने पास ही रख लेता है। और यही बहुत बड़ा सवाल है। और यह सवाल क्यों खड़ा हुआ यह समझ लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा दी और फिर इस बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा के भीतर कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था कर दी और फिर कॉलेजियम सिस्टम को संसद से, संसद का मतलब समझते हैं ना, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर संसद कहा जाता है। यही संविधान में परिभाषा दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम से संसद को एकदम दूर कर दिया है। यानी इस समय सुप्रीम कोर्ट किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है और समय की मांग है। जो लोग मांग उठा रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी संसद के प्रति अकाउंटेबल बनाया जाए। और इसीलिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, जिसको मैं आपके सामने रखने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में सरकार की तरफ से और संसद की तरफ से न्यायपालिका में बदलाव को लेकर जो मंथन चल रहा है उस पर चर्चा करूंगा। ये बताऊंगा कि न्यायपालिका की व्यवस्था में बदलाव को लेकर क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, जो देश के कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है। वांट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इन एससी कॉलेजियम, लॉ मिनिस्टर राइट्स टू सीजेआई। किरण रिजिजू ने यह पत्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को लिखा है और उन्होंने इस पत्र में क्या लिखा है कि जो कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उसका रिकमेंडेशन करता है, उसमें सरकार को भी शामिल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स हों और हाई कोर्ट के कॉलेजियम में राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हों। अब यह खबर छोटी खबर नहीं है, देख लीजिए। सालों के बाद, दशकों के बाद, बल्कि अगर सही मायने में देखूं, मैं अभी सारे तथ्य आपके सामने रखूंगा, पूरा का पूरा मामला डिकोड करूंगा। यह पहली बार ऐसा है जब सरकार ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को यह बात कही है। और सारी चीजें तो कही ही जाती है ना, क्योंकि मतभेद गहरे हो रहे हैं दोनों के बीच में। और ये क्यों गहरे हो रहे हैं ये भी आप समझिए, क्योंकि एक तरफ कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है, तो दूसरी तरफ जो उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और उसके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान के तहत संस्थाओं के बीच जो शक्ति संतुलन बनाया गया है उसको लेकर के
बात कही है और ये पहली बार हो रहा है। देख लीजिए, सारी संस्थाएं खुलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का एक जो कहते हैं ना बड़ा बिंदु पैदा हो गया है, बड़ी सारे मतभेद पैदा हो गए हैं और इसी वजह से एक एक करके पहले आप देखिए कानून मंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष तीनों ये बात कह रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में दिए गए फैसले, और ये फैसला क्या था आप समझ लीजिए, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात इसी फैसले में कही गई थी। जो आज आप सुनते हैं ना कि आप सब कुछ कर सकते हैं, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल नहीं सकते, ये बेसिक स्ट्रक्चर कहीं नहीं है। जो संविधान बनाया गया है उसमें इस बात की कोई चर्चा नहीं की गई है। उसी 1973 के केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा को जन्म दिया था और ये कहा, और इसी पर जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने सवाल उठा दिया और ये पूछा कि क्या हम प्रजातांत्रिक देश नहीं हैं जो इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ी। और उन्होंने क्यों सवाल उठाया वो भी 50 साल के बाद, यह जानना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था की गई है और ये जो कॉलेजियम सिस्टम लाया गया है ना, उसमें भी इस बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा की बात कही गई है। और ये जो 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई थी, उसमें जानते हैं क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला, वो 13 सदस्यीय संवैधानिक बेंच था और उस बेंच में 7 जजों ने फैसला सुनाया था, जबकि 6 जो जस्टिस थे वो अलग विचार रखते थे और तब ये बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा दी गई थी। लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा दी गई, उस फैसले के जरिए जो 1950 में संविधान के जरिए संसद को शक्ति दी गई है, उस शक्ति को कम करने का प्रयास किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के बाद यह कभी नहीं बताया कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इस पर बीच बीच में अपनी बात सुप्रीम कोर्ट जरूर रखती है, लेकिन क्लियर कट कोई पिक्चर नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि इस फैसले के बाद संविधान के तो प्रियम्बल में ही बदलाव कर दिया गया, सोशलिस्ट सेक्युलर शब्द लाया गया, तो क्या वो पहले बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था, अब नहीं है। 42वें संशोधन में क्या कुछ किया गया ये तो आप जानते हैं, उस दिशा में मैं जा नहीं रहा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर एकदम क्लैरिटी नहीं है, पूरा का पूरा खुला छोड़ दिया गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाता है उसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब आगे की कड़ी पर आइए। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा दी गई, उसके बाद कॉलेजियम का सिस्टम, और 1993 में 2 जजों के जजमेंट में यह फैसला दिया गया कि राष्ट्रपति कॉलेजियम के तहत जो बताया गया है उसे मानने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। आप देखिए कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो सवाल तो उठेगा ना कि 1993 से पहले क्या बेसिक स्ट्रक्चर की अवहेलना हो रही थी जो अब नहीं हो रही है। तो इसलिए यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो ये निर्णय दिया गया ना, इस निर्णय से ही कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था शुरू हुई, जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। यही कॉलेजियम सिस्टम से जो देश के न्यायाधीश चुने जाते हैं ना, वो इसी से चुने जाते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है। अब ये आप समझ लीजिए, बहुत ही लेमैन की भाषा में बता रहा हूं कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या। लोगों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कॉलेजियम सिस्टम में एक पैनल होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके अलावा 4 वरिष्ठतम जज इसमें शामिल होते हैं। यानी 5 लोग, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके बाद के वरिष्ठता के क्रम में 4 जजेस, इन 5 को मिलाकर कॉलेजियम बनता है और यही न्यायाधीशों की नियुक्ति का काम करते हैं। यह सिस्टम ऐसा है, बड़े ध्यान से समझिएगा,
जिसमें सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति ही अपना उत्तराधिकारी चुनता है और इसी वजह से परिवारवाद के आरोप लगते हैं। और इसीलिए धनखड़ साहब ने भी आरोप लगाया था कि क्या हम प्रजातंत्र वाले देश में नहीं रहते हैं क्या, कि आप अपनी सीट पर बैठे हैं और आप अपने ही उत्तराधिकारी को चुनते हैं और आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। इसीलिए ये सवाल उठाया उन्होंने। और सिर्फ आप देखिए, ये रिपोर्ट तो आपने देख लिया ना, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 27 जजों में से 6 के पिता भी रह चुके हैं जज। और ये मीडिया में छपी हुई स्टोरी आपको दिखा रहा हूं। यहां तक कि राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी आरोप लगाए कि सिर्फ 250-300 परिवार के लोग ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सके हैं। और इस मामले में जानते हैं 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति रंगनाथ पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। और यह पत्र का कुछ हिस्सा आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की थी। और क्या लिखा था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वंशवाद और जातिवाद से बुरी तरह ग्रस्त है। इस पत्र में आप देखिए आगे रंगनाथ पांडे क्या लिखते हैं कि भारतीय संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित करता है तथा इसके 3 में से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण न्यायपालिका, जिसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है, दुर्भाग्यवश वंशवाद और जातिवाद से बुरी तरह ग्रस्त है। यहां न्यायाधीशों के परिवार का सदस्य होना ही अगला न्यायाधीश सुनिश्चित करता है। कहा जाता है कि दुनिया में किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति इस प्रकार नहीं होती और इसीलिए ब्रिटेन की व्यवस्था को अपनाते हुए वहां पर जिस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने का कानून 2015 में बनाया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए थे। जब मोदी सरकार आई तो इस तरह की चीजों पर बड़े सवाल उठ रहे थे और इसी वजह से यह कानून लाया गया। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में यह सर्वसम्मति से पारित हो गया। जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और बाकी पार्टियां, वो भी इस कानून के पक्ष में थी। ऐसा बहुत कम होता है, ध्यान रखिए। और इसे पारित करने के बाद राज्यों को भी भेजा गया और 2/3 राज्यों ने भी इसे पारित कर दिया। और याद रखिए, अमूमन किसी बिल को लेकर ऐसा दिखता नहीं है, यानी देश के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक बना यह बिल, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया तरीके से तय की गई कि क्या प्रक्रिया होगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया, उसने अपने जुडिशियल ऑर्डर से संसद के इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड करार दिया। आप समझिए। और इसी वजह से आपने जगदीप धनखड़ की बात सुनी होगी ना, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। और उपराष्ट्रपति बनने के बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बगल में बैठे थे, संसद के भीतर पहली बार पहुंचे, तो उन्होंने इस मामले को उठाया कि ऐसा इतिहास में कहीं नहीं दिखता, किसी भी देश में नहीं दिखता, जब संसद ने सर्वसम्मति से कानून पारित किया, 2/3 राज्यों ने पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे कानून को ही खत्म कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से कई सारी चीजें कर दी। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात कहकर जो संसद का कानून बनाने का अधिकार है, उस अधिकार को सीमित कर दिया। आप समझ लीजिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यानी न्यायपालिका को संविधान में दिए गए अन्य जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उससे खुद को अलग कर दिया। मतलब ये कि संसद न्यायपालिका पर कानून बना नहीं सकती, या फिर बनाएगी तो वो तो सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा ना बेसिक स्ट्रक्चर की बात कहकर। तो फिर सवाल है कि कौन बनाएगा, यानी क्या न्यायपालिका एकदम से स्वच्छंद संस्था हो गई, यह भी सवाल खड़ा हुआ। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान में शक्ति संतुलन की बात कही गई है तीनों संस्थाओं के बीच में, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, उसको भी उसने खत्म कर दिया, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था आ गई।
अब आप समझिए कि ये जो असंतुलन पैदा हुआ ना, ये तो अब तक चला आ रहा था क्योंकि सरकार मजबूत नहीं थी, क्योंकि सरकार में ही एक तो खिचड़ी सरकार बन रही थी और करप्शन तमाम चीजें थी। लेकिन अब जो सरकार बनी है पिछले 8-9 साल से, आप समझिए इस बात को, वो तो लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक बन रही है ना, वो तो मजबूती के साथ काम कर रही है, बड़े बड़े फैसले ले रही है। तो ये पता चल रहा है कि न्यायपालिका में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो सरकार मानती है कि वो ठीक नहीं है, वो जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको खत्म किया गया। और इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इसी शक्ति संतुलन को स्थापित करने की सलाह दी गई है। और यह सलाह दी गई है कि जो गलती आपने 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी स्थापित की गई है उसको खत्म किया जाए, उस पर विचार किया जाए। और इसी शक्ति संतुलन को ठीक करने के लिए जो कानून मंत्री हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है और यह कहा है कि वी द पीपल, यानी इस देश के 130 करोड़ जनता के प्रति सुप्रीम कोर्ट को भी अकाउंटेबल बनाया जाए। अब ये अकाउंटेबल कैसे होगा, कुछ चीजें और आपको तथ्यों के जरिए दिखा देता हूं कि इस देश के प्रति सुप्रीम कोर्ट तभी अकाउंटेबल होगा जब देश में जनता की 5 करोड़ जो मामले चल रहे हैं ना उस पर निर्णय दे। अदालतों में फंसे हुए हैं ये मामले, तभी तो जनता का दुख और कष्ट दूर होगा ना। और आप ये जानकर दोस्तों हैरान हो जाएंगे कि 1 लाख मामलों को देश में 1 लाख मामलों को 30 साल से सुलझा नहीं पा रहा है। ये सारे मामले फंसे हुए हैं 30 साल से, आप ये समझ लीजिए। और 72 साल बाद, ये कल की बात है, 72 साल बाद एक मामले में फैसला सुनाया गया है। और ये कहां का है? देश का पहला हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले को निपटाया है जो 72 साल पुराना है। और मजेदार बात जानते हैं क्या है कि जो इस समय वहां पर चीफ जस्टिस है कोलकाता हाई कोर्ट के, उनका जन्म 1951 में जो ये मामला दर्ज हुआ है उसके 1 दशक बाद हुआ है। अब यहां तो वो सारी थ्योरी भी फेल हो जाती है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मैं उसका कोई अर्थ रहेगा क्या? फिर तो मैंने आपको जो शुरू में कहा था कि अगला जन्म भी हो सकता है लेना पड़े। आप न्याय की कामना करें, हो सकता है कुछ लोगों को अगले जन्म का भी इंतजार करना पड़े। तो ये है इस देश की हकीकत। साथियों, इस देश में संविधान निर्माताओं ने संविधान के जरिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई है। उन्हें पता था कि हम दुनिया भर के तमाम देशों की जो अच्छी चीजें हैं उसको अपने संविधान में समाहित कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ जब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो बदलाव की जरूरत पड़ती है। और इसी बदलाव को देखते हुए उन्होंने वी द पीपल यानी आम लोगों में शक्ति निहित करते हुए संविधान में भी संशोधन की छूट दी थी। लेकिन समय गुजरने के साथ इसमें कई सारी विसंगतियां आई। बट आज फिर से वो समय आया है जब इन विसंगतियों को दूर किया जाए। लेकिन मेरा मानना दोस्तों यही है कि अगर हर संस्था वी द पीपल इंडिया फर्स्ट के मिशन को, संकल्प को अपने मन में रखे तो कोई भी विसंगति आसानी से दूर की जा सकती है। इसमें यह सोचना उचित नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, संविधान बड़ा है, संसद बड़ा है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में आम जनता जनार्दन ही सबसे बड़े होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी हो रही है और अगर आपके जहन में इंडिया फर्स्ट यही आपके जहन में बसा हुआ है तो हर गलती को बड़ी आसानी से खत्म किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।